Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Dr. Neha and today's we are discuss about fourth model paper for a AMCR exam series. So we have already complete three model paper and explain all questions in detail. So अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पे सारे वीडियोस आपको वन बाय वन मिल जाएंगे। So today's we are starting model paper 4th where we will solve more important MCQs for a AMCR exam series. Okay guys, so please get ready to understand. एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो अब तक हमारे जितने भी सारे वीडियोस आते हैं 10 AM अब तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो है वो मिस ना हो, कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन दिस। है अपने पास मार्च फ्रैक्चर अफेक्ट व्हिच बोन। तो मार्च फ्रैक्चर एक्चुअली क्या है, ये एक हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर है जो कि सेकेंड मेटाटार्सल्स पे होता है। लाइक जो स्ट्रेच फ्रैक्चर लाइक जो रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि मार्चिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा वॉकिंग है, रनिंग है, जो कि बहुत रेपिटेटिव मूवमेंट्स होते हैं जिसमें कि बार बार हमारे जो शाफ्ट होती है उस पर स्ट्रेस पड़ते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमारे जो सेकेंड मेटाटार्सल्स है वो लाइक उस पर फ्रैक्चर आ जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास नेक ऑफ सेकेंड मेटाटार्सल्स, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल एंड बॉडी ऑफ सेकेंड मेटाटार्सल नन। तो हमारे सेकेंड मेटाटार्सल्स पे होता है, तो फर्स्ट ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, डी भी रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे अपने ऑप्शंस में नेक भी दिया गया एंड बॉडी भी दिया गया। तो प्लीज यहाँ पे केयरफुली सुनना है कि मार्च फ्रैक्चर में जहाँ पे बहुत ज्यादा बार रेपिटेटिव मूवमेंट्स होते हैं तो उस कंडीशंस में होता है। तो नेक ऑफ सेकेंड मेटाटार्सल्स, तो नेक में इतना रेपिटेटिव स्ट्रेस नहीं पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शंस अपना रॉन्ग है। लाइक बॉडी है, जो बॉडी जो एरिया है वहां पे हमारा बार इतना रेपिटेटिव मूवमेंट्स होता है, इस पार्ट पे इतना स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि इसको लाइक स्ट्रेस बेयर करना पड़ता है। जितने हम रेपिटेटिव करते हैं, मार्चिंग करते हैं, तो जो हमारा बॉडी है इसको बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रेस जो है उसे बेयर करना पड़ता है। तो बॉडी है, मोस्टली बॉडी अफेक्ट होती है मार्चिंग फ्रैक्चर्स में। ओके एंड जो हमारा बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल्स तो है नहीं, क्योंकि बेस पे मोस्टली एवल्जन फ्रैक्चर होता है, फर्स्ट मेटाटार्सल्स पे नॉट अ मार्चिंग फ्रैक्चर। सो राइट, यहाँ तक आपका क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है इस विच मसल्स एक्ट ड्यूरिंग अ स्टांस फेज। तो स्टांस फेज की बात की गई है, जो कि हमारे गेट ट्रेनिंग में आपने पढ़ा होगा, स्विंग फेज एंड स्टांस फेज। तो स्टांस फेज में अपने लाइक जो 60% होता है। ओके ये 60% होता है जिसमें कि हमारे वॉकिंग पैटर्न्स होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमारे जो स्टैंस फेज होता है इसमें 5 हमारे पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट इज हील स्ट्राइक, सेकंड हमारा होता है मिड स्टैंस, थर्ड होता है फ्लैट फुट एंड फोर्थ होता है अपना हील ऑफ एंड लास्ट अपना फिफ्थ होता है टो ऑफ। तो ये हमारे 5 पैटर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं पहले वो समझते हैं। फर्स्ट कॉर्डिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, पेरोनिस लॉन्गस एंड सोलियस गैस्ट्रिक। तो जो कॉर्डिसेप्स होता है, लाइक जब भी हम स्टैंस इनिशिएट करते हैं, हील स्ट्राइकिंग करते हैं, तो उस कंडीशंस में हमारा जो लाइक नी को कंट्रोल करने के लिए हमारा कॉर्डिसेप्स जो है वो सबसे एक्टिवली होता है ड्यूरिंग अ स्टैंस फेज। हैमस्ट्रिंग मोस्टली ये हमारे स्विंग फेज में होता है, स्विंग फेज में। ओके एंड पेरोनिस लॉन्गस ये फुट के आर्च को सपोर्ट करता है, ये हमारे स्टैंस में कंट्रोलर नहीं है। एंड सोलियस एंड गैस्ट्रोइनकस ये क्या है, पुश ऑफ करने में, लाइक हमारे जो ये पुश ऑफ करने में ज्यादा एक्टिव होते हैं, नॉट अ स्टार्टिंग स्टैंस। ओके तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉर्डिसेप्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है थर्ड, ड्यूरिंग अ स्टैंस हिप इज एन एक्सटेंशन एंड कॉर्डिसेप्स आर। तो जब भी हम एक्सटेंस लाइक स्टैंस फेज में होते हैं तो उसमें हमारा जब हिप एक्सटेंशन में होता है तो कॉर्डिसेप्स क्या होता है। लाइक ऑप्शंस अपने पास क्या क्या, एक्टिव, रिलैक्स, बोथ एंड नन।
लाइक हिप एक्सटेंशन जो होता है वो हमारे मिड स्टैंस एंड फ्लैट फुट कंडीशंस में होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हिप एक्सटेंशन में होता है तो हमारे जो क्वाड्स है वो रिलैक्स होते हैं, क्योंकि क्वाड्स क्या करता है, वो नी का एक्सटेंशन मूवमेंट्स कराता है। ओके, यहाँ पे हिप एक्सटेंशन है मिड स्टैंस फेज में, जब हमारा हिप एक्सटेंशन में चला जाता है तो उस टाइम हमारा क्वाड्स है वो रिलैक्स हो जाता है, नॉट अ एक्टिव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फोर्थ, jaw moved forward in relaxation of upper teeth is। सो जॉ फॉरवर्ड मूवमेंट जो होते हैं, लाइक जिसको हम बोलते हैं प्रोट्रूजन्स, आपने बहुत अच्छे से एनाटमी में पढ़ा हुआ होगा। लाइक हमारे जो जॉ को हम प्रोट्रूज करते हैं, एक्सट्रूज करते हैं, रिट्रूजन एंड डेविएशंस लेते हैं। तो यहाँ पे जो लाइक अपना जॉ जो है, जब भी हम थोड़ा सा भी प्रोट्रूड करेंगे, लाइक आगे की ओर लेके आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं प्रोट्रूजन्स। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो जॉ है, लाइक प्रोट्रूजन में जॉ फॉरवर्ड लाएंगे तो हमारे जो अपर टीथ है वो रिलैक्स में होंगे। ओके, अभी आप ट्राई करके देख सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन अपना प्रोट्रूजन है। रिट्रूजन में क्या होता है कि जॉ है वो बैकवर्ड चला जाता है, लाइक ये अपोजिट मूवमेंट्स हो जाता है। लेटरल डेविएशन लाइक साइड टू साइड मूवमेंट्स हो जाएंगे। एंड अकल्सल पोजीशन, जो कि अकल्सल पोजीशन जो होती है इसमें कि टीथ है एक सेम पोजीशंस में आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखते हैं क्या है। इंटरनल फिक्सेशन इज डन इन। इंटरनल फिक्सेशन यू नो कि हम सर्जिकल प्रोसीजर में यूज करते हैं, लाइक ये हमारा एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। सो इसको कॉन्सेप्ट समझो। लाइक हम इंटरनल फिक्सेशन जब करते हैं जब कोई अनस्टेबिलिटी होती है या अलाइनमेंट को मेंटेन करना होता है। तो ऑप्शन अपने पास क्या क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, elderly person, all of these। so यहाँ पे पूछा गया किसमें हम डन करते हैं। लाइक कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है, एक टाइप का ओपन फ्रैक्चर होता है। ओपन फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए हम इंटरनल फ्रैक्सेशंस करते हैं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ, लाइक कम्यूटेड फ्रैक्चर हुआ, तो इसमें भी हमें इंटरनल फिक्सेशंस का नीड होता है। एंड थर्ड ऑप्शन अपने पास है एल्डरली पर्सन। यस, एल्डरली पर्सन में भी हमें सर्जिकल प्रोसीजर को ही करना होगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव से मैनेज नहीं हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 6 क्वेश्चंस। फास्ट कंडक्शन इन माइलिनेटेड नर्व अकर ड्यू टू। सो माइलिनेटेड नर्व लाइक फास्ट कंडक्शंस क्या होता है, यहाँ पे जो इम्पल्स है एक नोड से दूसरी नोड में जब जंप करता है तो उससे क्या होता है कि हमारा कंडक्शन है वो बहुत फास्ट होता है। लाइक हमारा ट्रांसफर कैसे होता है, नर्व का जो सिग्नल आते हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया माइलिन शीथ। ओके, दिस इज माइलिन शीथ। तो हमारी जो इम्पल्सिस है वो किस टाइप से आती है, यहाँ से नोड ऑफ रैंडवाइज से दूसरे नोड ऑफ रैंडवाइज, इससे इस वाले में, तो ऐसे ही तो जाती है ना जैम करते हुए। जो फास्ट कंडक्शन वो होता है कैसे, फास्ट कंडक्शन लाइक जंपिंग मूवमेंट्स होता है, जो जंप करते हुए हमें सिग्नल जाते हैं एक नोड ऑफ रैंडवाइज से दूसरे नोड ऑफ रैंडवाइज में। ओके, सो लाइक ऑप्शंस अपने पास क्या क्या है, uninterrupted flow of impulse, salutary conductions, lateral current flow and quick reversal of करंट। सो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ इम्पल्सेस लाइक इसमें कोई भी इतना फास्टली कंडक्शंस नहीं होता है, क्योंकि ये अनइंटरप्टेड होता है, जिसमें कि जंपिंग जो है वो लाइक कंटिन्यूस नहीं रहती है। सैल्टेटरी कंडक्शंस जो होते हैं बहुत फास्टेस्ट कंडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो अभी सिग्नल्स अपने आते हैं वो एक नोड ऑफ रैंडवायर से दूसरे नोड ऑफ रैंडवायर में एकदम फास्टली लाइक उनका एक्शन पोटेंशियल होता है, फास्टली वो एक से दूसरे में जंप करते हैं। ओके, एंड थर्ड इज अ लेटरल करंट। ये भी लाइक लेटरल करंट फ्लो, तो ये तो बिल्कुल इरिलेवेंट हो गया, इससे कोई भी कनेक्शंस नहीं है। एंड फोर्थ क्विक रिवर्सल और ऑफ करंट। सो ये इसमें क्या होता है, इम्पल्स है वो डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है। सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि इम्पल्स जो है वो हमारी रिवर्स नहीं होती है। गुड, तो ये हमारे न्यूरो का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप टेक योर स्क्रीनशॉट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 7,
वन फंक्शन ऑफ द वेजल गैंग्लिया इज, सो वेजल गैंग्लिया लाइक ये हमारा फंक्शनल जो करता है लाइक वॉलंटरी कंट्रोल करता है। एंड जैसे कि इसमें कभी कोई इंजरी होती है तो पार्किंसंस के जो पेशेंट्स आपने सुने होंगे जिनका बैलेंस पुअर हो जाता है, कोऑर्डिनेशंस नहीं कर पाते हैं एंड लाइक ट्रिमर्स वगैरह देखने को मिलता है, तो बेसल गैंग्लिया का फर्स्ट जो फंक्शंस क्या है वो पूछा गया है। तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, increase muscle tone, produce small jerky movements, inhibit stretch reflex, decontrol auditory functions। तो वन बाय वन ब्रेक करते हैं ऑप्शंस को। जो बेसल गैंग्लिया लाइक वो हमारे मसल टोन को इंक्रीज करता है, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना ए है, क्योंकि ये हमारा बेसल गैंग्लिया का जो मेन फंक्शन है यही है कि वो मसल टोन को मेंटेन करके रखता है। जब कोई लाइक बेसल गैंग्लिया में इंजरी होती है तो जो रिजिडिटी में चले जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, इंक्रीज मसल। सेकंड, स्मॉल जर्की मूवमेंट्स, लाइक ये एक्चुअली डिजीज में होता है, नॉट अ नॉर्मल बेसल गैंग्लिया। सो दिस ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि स्मॉल जर्की मूवमेंट जब आते हैं जब हमारे बेसल गैंग्लिया के सबस्टेंशिया नाइग्रा पे कोई इंजरी होती है। थर्ड है इनविट स्टैच रिफ्लेक्स, लाइक ये हमारे सेरिबेलम का काम है ना कि हमारे बेसल गैंग्लिया का। ओके, एंड लास्ट अपना है कंट्रोल ऑडिटरी फंक्शन, ये ब्रेन स्टेम का काम है। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 8th, मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इट। सो मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन एक्चुअली जो हम लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किए हुए थे कि ये हमारी मस्कुलर इंजरी में जब लाइक बहुत सीवियर इंजरी होती है तो मसल्स के अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स लाइक बोन के ऑसिफिकेशंस बनने लगते हैं, उसको हम मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन बोलते हैं। तो ये कॉमनली जो है ना वो हमारे बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस पे देखने को मिलता है मोस्टली। सो अपने ऑप्शंस क्या क्या है, एल्बो, हिप, नी एंड शोल्डर। सो मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन यूजली जहाँ पे बहुत सिंगल ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, मोस्ट कॉमन जो सीन होता है वो हमारे अपर लिम्स में होता है। अपर लिम्स में हमारे एल्बो रीजन लाइक जो हमारी ब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स होता है उस एरिया पे। सो करेक्ट आंसर अपना ए है। हिप पे बहुत लेस कॉमन होता है, नी लेस कॉमन होता है, शोल्डर बहुत रेयर होता है। ओके, सो मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन मोस्टली पूछा जाए तो हमारे एल्बो जॉइंट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सीन इन वायलेटरल कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशंस। तो यहाँ पे वायलेटरल कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन है तो उसको में हम क्या देखते हैं। सो गेट पैटर्न्स क्या है, ऑप्शंस देखते हैं। पहले वैडलिंग गेट, एलिस टेस्ट पॉजिटिव, सेंट्रल लाइन एंड ट्रैंडलिंगबर्ग गेट। सो ऑप्शंस वन बाय वन ब्रेक करते हैं। इसमें लाइक जब हम बायलेटरल कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशंस का केस होता है तो इसमें हम मोस्टली उसको डायग्नोज करने के लिए एक्सरे कराते हैं, लाइक रेडियोलॉजिकली हम देखते हैं। तो एक्सरे में हमें एक लाइक इसको डायग्नोज करने के लिए एक्सरे में एक हमारा कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं लाइक सेंट्रल लाइन। ओके, वो हम उसमें चेक करते हैं सेंट्रल लाइन, और जो कि सेंट्रल लाइन जब एक्सरे में हम एग्जामिन करेंगे वहाँ पे चेक करेंगे तो जो लाइन है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है जब डिसलोकेशंस का केस होता है, हिप डिसलोकेशंस का। तो करेक्ट आंसर अपना सी है, सेंट्रल लाइन ब्रोक हो जाती है। ओके, बैडलिंग गेट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, लाइक वो हमारी मस्कुलर वीकनेस की कंडीशंस में होता है, लाइक ग्लूटेस मीडियस की वीकनेस। ओके, एंड एलिस टेस्ट पॉजिटिव जो है ना ये हमारे लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी को मेजर करने को जो टेस्ट बोलते हैं उसको एलिस टेस्ट बोलते हैं। एंड लास्ट अपना जो डी है ये भी ट्रैंडलिंगबर्ग जो गेट है ना ये भी हमारी मसल्स वीकनेस से होता है। ओके, अबडक्टर मसल्स की वीकनेस से। सो सेंट्रल लाइन ब्रोक हो जाती है तो हम एक्सरे में देख सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास 10th क्वेश्चन है पेन रेडिएटिंग टू फुट प्लस वीक प्लांटर फ्लेक्शन प्लस एब्सेंट ऑफ एचलिस रिफ्लेक्स। तो यहाँ पे तीन चीजें आपसे बात की जा रही है, तीन फुट में रेडिएटिंग पेन भी आ रहा है, हमारा जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो भी वीक से आ रहा है, और हमारा एचलिस रिफ्लेक्स वो है ना क्या एब्सेंट आ रहा है। तो एचलिस रिफ्लेक्स आप कैसे चेक करते हैं, हैमर से हम लोग एग्जामिन करते हैं। आपने आई थिंक किया भी होगा, हैमर को हम जब एचलिस रिफ्लेक्स जो हमारा एचलिस टेंडन है वहाँ पे हम जब हिट करते हैं तो वहाँ पे हमें रिफ्लेक्स देखने को मिलता है।
ओके, तो जब वो रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो एचलिस रिफ्लेक्स लाइक S1 पे देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा रिफ्लेक्सिस है एंड हमारे डर्मेटॉम्स मायोटॉम्स है, एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से एकदम से क्वेश्चन जो आता है परफेक्टली एक क्वेश्चन एक मार्क, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो बाय थ्रू क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपको 4 to 4 नंबर्स मिलने ही चाहिए। तो एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। तो एचलिस टेंडन जो है, एचलिस टेंडन पे कोई इंजरी, सॉरी एचलिस रिफ्लेक्स जो हमारा है वो वीक है, आ नहीं रहा है, एब्सेंट है, तो लाइक हमारा जो S1 है वो इसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांटर फ्लेक्शन वीक तभी है क्योंकि हमारा जो S1 है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, स्ट्रक्चर नॉट रिलेटेड पोस्टीरियर टू हेड ऑफ पैनक्रियाज। सो ये हमारे एक एनाटॉमी का क्वेश्चन है, जो पैनक्रियाज, हेड ऑफ पैनक्रियाज से कौन सा स्ट्रक्चर रिलेट नहीं करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इंफीरियर वेना केवा, टर्मिनल रीनल वेन्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड राइट कर्स ऑफ डायफ्राम। सो पैनक्रियाज से हमारा इंफीरियर वेना केवा भी पास करता है एंड टर्मिनल रीनल वेन जो है वो भी पास करती है एंड राइट कर्स ऑफ डायफ्राम भी उस साइड ही होता है। पैनक्रियाज राइट साइड होता है तो वहां पे डायफ्राम का एक कर्स भी बना होता है। तो क्या होता है लाइक पैन जो ये चीजें है ना, ये सब पैनक्रियाज का जो हेड है उसके पीछे होते हैं। आईवीसी, रीनल वेन, जो हमारा वेना के इंफीरियर वेना केवा है एंड टर्मिनल रीनल वेन है एंड डायफ्राम है। तो ये सब क्या होता है लाइक पोस्टीरियर ही होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट रिलेटेड टू हमारा जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ना, ये हमारा एंटीरियर होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लीज कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसा मेल इसको बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि एंटीरियर ही देखने को मिलता है। तो जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो आयोटा के साथ, मतलब जहाँ आयोटा बीटा ऑर्गन जो होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो रिलेट करते हैं हमारे पैनक्रियाज से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, नॉट यूज इन कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशंस डायग्नोसिस। तो यहाँ पे क्या यूज नहीं करते हैं वो अपने से बोला गया है। लाइक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि हमने हर बार आपको बोला है कि सबसे पहले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, नॉट दिया गया है। तो अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑर्टालिनी फ्रैक्चर, वार्डो टेस्ट, गैल्जिया एंड स्लोकम टेस्ट। सो ये तीनों टेस्ट तो हम यूज करते ही करते हैं। ऑर्टोलनी टेस्ट होता है रिडक्शंस में यूज करते हैं, वार्लो टेस्ट होता है डिसलोकेशंस की कंडीशंस में यूज करते हैं, गैल्जिया एंड एलिस टेस्ट भी हम लेग लेंथ में यूज करते हैं। स्लोकम टेस्ट जो है वो जरूर हमारा नी स्टेबिलिटी का टेस्ट है, लाइक इसको हम एंटीरियो लेटरल नी इनस्टेबिलिटी होती है तो उस कंडीशंस में हम ये टेस्ट करते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर डी है। ओ सॉरी, यहाँ पे ऑप्शंस में सी लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर अपना क्या है, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लिस्फ्रिंग डिसलोकेशन इज। सो लिस्फ्रिंग डिसलोकेशन क्या होता है, सबसे पहले लिस्फ्रिंग समझ लेते हैं। लिस्फ्रिंग एक्चुअली एक ज्वाइंट है जो कि हमारे टॉर्सल्स और मेटाटॉर्सल्स के जंक्शंस पे होता है। किस पे, टॉर्सल्स प्लस मेटाटॉर्सल्स, इन दोनों के जंक्शंस पे होता है, उसको हम बोलते हैं लिस्फ्रिंग ज्वाइंट। वरना लाइक जब कोई इरिटेशन रैपिटिव मूवमेंट्स होते हैं, कोई इंजरी हो जाती है हमारे फुट पे, जिसमें कि हमारे एक या दो से अधिक हमारे मेटाटार्सल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो टार्सल्स है, सॉरी जो हमारी मेटाटार्सल्स है वो हमारे टार्सल्स से डिस्प्लेस हो जाती है, लाइक डिसलोकेट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लिस्फ्रिंग डिसलोकेशंस। ओके राइट, सो टार्सोमेटाटार्सल डिसलोकेशन इज अ राइट आंसर है। ओके, ल्यूनेट, तो ल्यूनेट क्या है, ये तो हमारे लाइक रिस्ट बोन पे होता है और लिस्फ्रिंग से कोई इसका लिंक नहीं है। हमारे रिस्ट बोन पे सबसे ज्यादा डिसलोकेशन जो होता है वो हमारे ल्यूनेट का होता है। ये कहीं पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्कैफोइड ये भी हमारे रिस्ट बोन से है। ओके, सो स्कैफोइड एंड नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशंस। सो डिसलोकेशन ऑफ हिप ये भी हमारे से रिलेट नहीं करता क्योंकि हिप इंजरी है, नॉट अ लिस्फ्रिंग। सो लिस्फ्रिंग डिसलोकेशन हमारे लिस्फ्रिंग ज्वाइंट्स पे ही देखने को मिलता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 14, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ नेक ऑफ पैनक्रियाज। लो फिर से एक पैनक्रियाज से क्वेश्चन आ गया है, पैनक्रियाज पोस्टीरियर रिलेशंस। सो हमने अभी नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया हुआ था कि हमारे जो पोस्टीरियरली क्या है और एंटीरियरली कौन कौन से हमारे लाइक ऑप्शनल्स थे। जो पोस्टीरियर हमें देखने को मिला था कि हमारे पोस्टीरियर जो हमारी आर्टरी थी जिसको हम बोलते थे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वो की हमारी लाइक एंटीरियर ही होती थी, और जो हमारे इंफीरियर वेना केवा एंड रीनल वेन्स थी एंड डायाफ्राम का जो राइट क्रस्ट था वो सारे क्या थे, पोस्टीरियर थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ नेक ऑफ पैनक्रियाज। सो नेक ऑफ पैनक्रियाज लाइक पैनक्रियाज की नेक के पीछे कौन होता है, वेन को याद रख लो यहाँ पे, क्योंकि वेन जो है वो पोस्टीरियरली होती है। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड पोर्टल वेन, सेकंड है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, इंफीरियर वेना केवा एंड कॉमन वाइल डक्ट। ओके, तो ये अपने पास चार ऑप्शंस हैं। सो पोस्टीरियर रिलेशन नेक ऑफ पैनक्रियाज में क्या होता है कि हमारी जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है विद द बिगिनिंग ऑफ पोर्टल वेन, तो जो पोर्टल वेन से बिगिन होती है लाइक, तो वो पोस्टीरियर रिलेशन रखती है नेक ऑफ पैनक्रियाज। सो लाइक नेक ऑफ पैनक्रियाज से हमारी जो वेन है ये पास करती है। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है लाइक ये क्या है, ये एंटीरियर रिलेशन में होती है। आर्टरी जो है वो हमारी एंटीरियर रिलेशंस में होती है। इंफीरियर वेना केवा भी हमारे पोस्टीरियर ही होता है, लेकिन वो हमारा मीडियल पोस्टीरियर होता है। ओके, डायरेक्ट नेक के पीछे नहीं होता है। कॉमन बाइल डक्ट जो ऑप्शन है ये हमारा कॉमन बाइल डक्ट हेड के पीछे होता है, ना कि नेक के पीछे। सो नेक के डायरेक्टली पीछे कौन होता है, हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड पोर्टल वेन। ओके, 15, स्यूडो आर्थरोसिस कैन बी ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। स्यूडो आर्थरोसिस एक्चुअली क्या होता है, फॉल्स जॉइंट होता है जो कॉमन कॉज करता है पुअर हीलिंग का। ओके, लाइक ऑप्शंस क्या क्या है, कंजेनाइटल, पोस्ट इन्फ्लेमेटिक, ट्रॉमेटिक, नन ऑफ दीज। सो कंजेनाइटल एंड ट्रॉमेटिक तो होता ही होता है हमारा स्यूडो आर्थरोसिस, आपने महेश्वरी में पढ़ा होगा। सेकेंड ऑप्शन है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी लाइक जब इन्फ्लामेशन लाइक स्यूडो आर्थरोसिस है उसमें इन्फ्लामेशन बहुत रेयर होता है। सो ऑल एक्सेप्ट की बात की गई है, तो यहाँ करेक्ट आंसर अपना पोस्ट इन्फ्लेमेटरी है। नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि अपने पास जो सेकंड ऑप्शन है वो एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 16, स्क्वाट टेस्ट डायग्नोसिस। तो स्क्वाट टेस्ट जो है हेल्प करता है डायग्नोसिस में, किस डायग्नोसिस में हेल्प करता है। सो ये स्क्वाटिंग जो हम कराते हैं मेनिस्कल टीयरिंग को चेक करते हैं। लाइक स्क्वाटिंग में नी फ्लेक्शन होता है जिसमें कि हमारी जो लाइक मेनिस्काई है वो कंप्रेस होती है। इफ नी फ्लेक्शन में स्क्वाटिंग करने में नी फ्लेक्शन हो रहा है और उस टाइम पेशेंट को पेन कर रहा है, तो उसमें हम ये एग्जामिन करते, डायग्नोज करते कि उसकी मेनिस्काई कहीं भी कहीं इंजरी है। ओके, तो स्क्वाटिंग करा के आप चेक कर सकते हैं मेनिस्कल इंजरी को। ऑप्शंस क्या है, टीबी नी, एलसीएल टीयर, मेनिस्कल टीयर, जीसीटी, लोअर एंड फीमर। ओके, सो टीबी नी में क्या होता है, टीबी टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, लाइक वो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें, उसको ये हम देखते हैं। ओके, एलसीएल टीयरिंग लाइक लेटरल स्ट्रेस टेस्ट जिसमें हम यूज करते हैं, इसको वेरिस टेस्ट भी बोलते हैं। स्क्वाटिंग टेस्ट का इसमें हम यूज नहीं करते एलसीएल। मेनिस्कल टीयर में क्या होता है, स्क्वाटिंग करते हैं तो मेनिस्कल कंप्रेस होती है, तो यहाँ पे पेन का क्लिकिंग साउंड्स टाइप का आता है। और भी हमारे अदर लाइक टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं मेनिस्कल टीयर को चेक करने के लिए, लाइक मैकमुरे है जैसे थैसले हो गया। ओके, एंड करेक्ट जीसीटी लोअर एंड, इसमें ये हमारा लाइक इसमें हम जीसीटी में क्या होता है, ये सिर्फ हमारा रेडियोलॉजिकली डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ट्यूमर टेस्ट के लिए होता है। सो करेक्ट आंसर अपना सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस है, नॉट इनर्वेटेड पास्ट C5 इंजरी। सो नॉट इनर्वेटेड भी दिया गया है, लाइक कोई इंजरी है जो कि जो नर्व है वो इंटेक्ट नहीं है, एंड पास्ट C5 इंजरी, C5 इंजरी के बाद लाइक हमारा C6, C7 एंड C लाइक T1, T2 ये जो हमारा थॉरेसिक है, तो ये इसके बाद का जो अफेक्ट रहेगा वो
नॉन इनर्वेटेड रहेगा। सो बाइसेप्स मसल जो है, लाइक बाइसेप्स का जो रिफ्लेक्स होता है, हमारी बाइसेप्स मसल्स होती है, उसको तो हमारी जो रूट वैल्यू है वो तो उसको सप्लाई मिलती है C5 टू C6। ओके, सो C5 इंजरी में ये क्या रहेगा, लाइक प्रिजर्व रहेगा, बाइसेप्स प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये C5 और C6 के बीच में होता है। तो C5 के बाद की बात, इसमें पास्ट C5 लिखा हुआ है, तो C5 पे बाइसेप्स हमारा प्रिजर्व रहेगा। डेल्टोइड जो है वो हमारा C5 रूट है, तो ये भी हमारा प्रिजर्व रहेगा, इसकी फंक्शन जो है वो प्रिजर्व रहेंगे, ये इनर्वेटेड होगा। ट्राइसेप्स जो है वो हमारा C7 का रूट वैल्यू है, तो मीन्स ट्राइसेप्स जो है वो इनर्वेटेड नहीं होगा। ओके, सो ट्राइसेप्स इज द राइट आंसर। एंड डायाफ्राम, लाइक डायाफ्राम तो हमारा प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि जो हमारी फेनिक नर्व होती है वो C3 टू C5 होती है, तो डायाफ्राम तो प्रिजर्व रहेगा। एंड बाइसेप्स डेल्टोइड भी प्रिजर्व रहेंगे। लाइक ट्राइसेप्स जो है वो अपना प्रिजर्व नहीं होगा, ट्राइसेप्स मसल्स वीकनेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इवन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अकर इन, सो इक्वल जो प्रेशर है वो कब डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इनिशियल फ्लेक्शन, आप इनिशियल फ्लेक्शन करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पूरा हमारा फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या। सेकेंड इज अ मिड फ्लेक्शन, मिड फ्लेक्शन पे लेके जाएगा, एंड देन फुल फ्लेक्शन करिए एंड फुल एक्सटेंशन करिएगा। सो फुल फ्लेक्शन एंड फुल एक्सटेंशन में पूरा फुल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। अभी आप ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि नी जॉइंट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बैलेंसिंग करने के लिए, वो हमारा मिड फ्लेक्शन होता है। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बैलेंसिंग के लिए की जा रही है। ओके, बैलेंस आपका आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं सबसे अच्छा बैलेंसिंग आपका कहाँ बन पा रहा है। इनिशियल आप फ्लेक्शन करेंगे एंड मिड फ्लेक्शन करेंगे, देन फुली फ्लेक्शन करेंगे। सो मिड फ्लेक्शन में क्या है कि हमारा फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन इक्वल प्रेशर रहता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, पोस्टीरियर कॉर्ड गिव ऑल एक्सेप्ट, तो ये हमारे एनाटॉमी का ये भी क्वेश्चन है। लाइक पोस्टीरियर कॉर्ड जो कि हमारे आपने ब्रैकियल प्लेक्सस में पढ़ा होगा, लेटरल एंड हमारे जो एंटी एंड पोस्टीरियर कॉर्ड्स होती हैं, तो इस यहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड्स में एक्सेप्ट पूछा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है, थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, डोर्सल स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। तो ये तो हमारे सॉरी लाइक इसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर जो हमारा कॉर्ड होता है वहां पे जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व है वो हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड में नहीं होती, वो हमारी एंटीरियर लेटरल कॉर्ड्स में देखने को मिलती है। ओके, जो थोरैकोडोर्सल्स होती है, थोरैकोडोर्सल्स ये भी हमारे पोस्टीरियर की ही ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड की। एंड डोर्सल स्कैपुलर नर्व है वो हमारे रूट C5 से निकलता है, वो पोस्टीरियर कॉर्ड से नहीं निकलता, ये हमारे लेटरल कॉर्ड का ब्रांच है। एंड एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व ये भी हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड ब्रांच का ही पार्ट है। ओके, सो करेक्ट आंसर अपना क्या है, बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कॉमनेस्ट साइट ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। सो स्कैफोल्ड फ्रैक्चर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लोगों ने किए हुए हैं, तो कॉमन साइट क्या है, सबसे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो स्कैफोल्ड जो है वो डिवाइडेड होते हैं इन 3 पार्ट्स, बेस्ड, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। सो यानी जब भी कोई स्कैफोल्ड फ्रैक्चर होता है तो मोस्ट कॉमन साइट जो फ्रैक्चर की होती है वो वेस्ट होता है। ओके राइट, क्योंकि वेस्ट पे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिस्टल फ्रैक्चर, लाइक डिस्टल फ्रैक्चर में ये बहुत लेस कॉमन होता है, क्योंकि ये हमारे आउट स्ट्रेचिंग इंजरी होती है, उसका मैकेनिज्म तो मेनली हमारी रिस्ट पे होता है। प्रॉक्सिमल 1/3 नहीं होता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल 1/3 पे लाइक अगर प्रॉक्सिमल 1/3 का स्कैफोल्ड फ्रैक्चर होता है ना, तो वहाँ पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, हाई चांसेस रहते हैं, बट नॉट अ मोस्ट कॉमन साइट। ओके, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, इन पेस प्लानस बेट इज बोर्न इन। 21 क्वेश्चन है, इन पेस प्लानस बेट बोर्न इज। सो पेस प्लानस लाइक ए हमारी जो कंडीशन होती है फ्लैट फुट की होती है, तो फ्लैट फुट होता है लाइक हमारे जो आर्चेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो आर्च है वो कम हो जाता है, कर्व है जो डिक्रीज हो जाता है, लाइक हमारे जो आर्चेस है वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, लोड है, वेट है वो बहुत ज्यादा हमारे
किस एरिया पे आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हमारा जो फुट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर फीट, मिड फुट एंड हिंड फुट। ओके, तो 4 फीट और मिड फुट का जो पार्ट होता है वो हमारे लाइक मेटाटार्सल्स एंड फेरेंजियल्स होते हैं, एंड सम ऑफ मेटाटार्सल्स होता है, हाफ ऑफ मेटाटार्सल, एंड हिंड फुट का जो पार्ट होता है वो हमारी टैलस होती है, एंड सॉरी लाइक टार्सल्स होते हैं, और हमारा जो हील है वो होता है मतलब हिंड फुट का, एंड मिड फुट का पार्ट होता है सम ऑफ हाफ ऑफ द मेटाटार्सल्स एंड अदर्स ऑफ हाफ ऑफ द टार्सल्स। ओके, सो जब हमारा आर्चेस है वो डिक्रीज हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे मिड फुट पे जो है प्रेशर है, लोड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो मेटाटार्सल एंड टोस क्या है, जो 4 फुट का पार्ट है, एंड हिंड फुट हमारे लाइक जो हमारा हील बोन होता है वो हमारे हिंड फुट का पार्ट आ जाता है, एंड जो मिड फुट है वो हमारे आर्चेस का पार्ट होता है। सो आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 22, मैकमोरी टेस्ट इज। सो मैकमोरी टेस्ट एक्चुअली ये हमारा मेनिस्कल इंजरी में हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप सबको बहुत अच्छे से पता है कुछ स्पेशल टेस्ट, तो बहुत सारे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैकमोरी टेस्ट हमारा लाइक इसमें क्या करते हैं कि पेनफुल कंडीशंस होती है जो मेनिस्कल इंजरी होती है, तो इसमें सबसे पहले नी को फ्लेक्स करते हैं, देन टिबिया को रोटेट करते हैं, देन उसके बाद रोटेट करके एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसमें हमें अगर सस्पेक्टेड मेनिस्कल टियर है तो बहुत पेनफुल कंडीशंस होती है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या है, मेनिस्कल इंजरी। फ्रैक्चर हिप में हम ये कोई टेस्ट ऐसा करते नहीं है, क्योंकि हिप और फ्रैक्चर के लिए हमें मोस्टली लाइक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस कराना होता है और गेट पैटर्न से पता चलता है। जॉइंट फॉलोइंग आर्थोप्लास्टी, तो आर्थोप्लास्टी के लिए ये कोई स्पेशल टेस्ट यूज में नहीं लेते हैं हम लोग। ओके, एंड नेक्स्ट इज ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट। सो इम्प्लांट भी हमारा लाइक ये असिस्ट करता है स्टेबिलिटी इन्फेक्शन साइन। सो मैकमोरी टेस्ट इज अ स्पेशल टेस्ट फॉर अ मेनिस्कल इंजरी। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, स्क्वेस्ट्रम इज। सो स्क्वेस्ट्रम लाइक ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ऑर्थो में पढ़ा होगा, जो ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस है, लाइक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है टाइप लाइक एक्यूट एंड क्रोनिक, उस जगह आपने स्क्वेस्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा। सो स्क्वेस्ट्रम लाइक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डेड बोन हो जाती है हमारी, ओके, जिसमें कि ड्राई एंड डेड बोन हो जाती है। सो ऑप्शंस क्या क्या है, पीस ऑफ इन्फेक्टेड बोन, पीस ऑफ डेड बोन, ऑर्गेनाइज एक्सिड्यूट एंड सैचुरेटेड मैरो। सो ऑप्शन 1 बाय 1 देखते हैं। पीस ऑफ इन्फेक्टेड बोन, लाइक इन्फेक्टेड बोन है यहाँ पे, बट स्क्वेस्ट्रम में क्या होता है कि बोन है वो डेड हो जाती है, अंदर ही अंदर डेड होती जाती है। जैसे कि लकड़ी में कभी जब दीमक लग जाती है ना, तो जिस टाइप की लकड़ी होती है ऐसी सेम हमारी बोन हो जाती है अंदर से। सो डेड बोन लाइक डेड बोन होती है, नॉट अ इन्फेक्टेड। ओके, सो पीस ऑफ डेड बोन लाइक यस, करेक्ट ऑप्शन अपना बी है। और सी क्या है, ऑर्गेनाइज एक्सिड्यूट। ऑर्गेनाइज एक्सिड्यूट लाइक इसमें क्या होता है, ग्रेनुलेशन होता है या पस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने लगता है, नॉट अ स्क्वेस्ट्रम। एक्सीड्यूट कब होता है, जब बहुत ज्यादा पस बनने लगता है, वो कि ट्रैवल करने लगता है हमारे लाइक मेटाफाइसिस से हमारी इपीफाइसिस में जाने लग जाता है। सैचुरेटेड मैरो, लाइक सैचुरेटेड मैरो क्या होता है, ये मैरो चेंज हो जाती है जब हमारे, लेकिन स्क्वेस्ट्रम इज अ बोन फ्रेगमेंट नॉट अ मैरो। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या है, बी। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट इन। येलो इलास्टिक कार्टिलेज की बात की गई, सबसे पहले कार्टिलेज जो होते हैं वो समझते हैं, 3 टाइप्स से होते हैं, हेलाइन, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक। जो हेलाइन होता है वो बहुत ग्लासी होता है, फाइब्रो कार्टिलेज बहुत टफ होता है, एंड जो इलास्टिक होता है वो येलो एंड बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमसे येलो एंड फ्लेक्सिबल इलास्टिक कार्टिलेज की बात की गई है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑप्शंस क्या क्या है, इंटरवर्टिबल डिस्क है, इपीग्लॉटिस है, एंड आर्टिकुलर एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, एंड लास्ट अपने पास ट्रैकिया। सो 1 बाय 1 ब्रेक करते हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क, लाइक इसमें डिस्क में क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड फाइब्रोकार्टिलेज एनुलस होता है। तो फाइब्रोकार्टिलेज एनुलस होता है, नॉट अ इलास्टिक कार्टिलेज। सो ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, रॉन्ग है, क्योंकि इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर कौन सा कार्टिलेज होता है, वो फाइब्रोकार्टिलेज होता है, फाइब्रोकार्टिलेज एनुलस। सेकेंड ऑप्शन अपने पास है इपीग्लॉटिस। थर्ड है आर्टिकुलर एंड ऑफ लॉन्ग बोन। सो आर्टिकुलर एंड होते हैं लॉन्ग बोन के जितने भी, वो हमारे हेलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं, क्योंकि वो स्मूथ ज्वाइंट मूवमेंट्स कराते हैं। ज्वाइंट के जितने भी सारे स्मूथली जो मूवमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है वो हेलाइन कार्टिलेज होता है, उसको कवर करके रखता है।
ओके, नॉट अ इलास्टिक कार्टिलेज। एंड लास्ट अपने पास डी है, डी ट्रैकिया। ट्रैकिया भी हमारा हेलाइन कार्टिलेज है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, रिंग्स बने होते हैं एयरवे के, तो ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है, ये हमारा हेलाइन कार्टिलेज है। सो बी ऑप्शन अपने पास बचा है इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस एग्जैक्टली ये हमारा इपिग्लॉटिस जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, येलो कार्टिलेज। लाइक जब भी ड्यूरिंग लाइक ये इपिग्लॉटिस वर्ड क्या करते हैं, हमारे एयरवे को क्लोज कर देता है ड्यूरिंग अ सलोइंग, एंड देन फिर से अपनी रिटर्न शेप में आ जाता है। ओके, तो जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये इपिग्लॉटिस क्या करती है, हमारे जैसे ही हम सलोइंग करते हैं फूड, तो हमारे एयरवे को क्लोज कर देते हैं। सो प्लीज इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पे राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 25, केज इन टेस्ट डायग्नोसिस। सो कॉज इन टेस्ट आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। कॉज इन टेस्ट जो है मोस्टली हम टेनिस एल्बो में यूज करते हैं उसको डायग्नोस करने के लिए। इसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड रिस्ट सेक्शंस कराते हैं पेशेंट्स को, तो उसको लेटरल एपिकॉन्डल पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, वो हमारा हेल्प करता है डायग्नोस करने में टेनिस एल्बो। और भी टेस्ट होते हैं हमारे, मॉर्ट्सले टेस्ट होता है, कॉज इन टेस्ट हो गया, मर्ट्स टेस्ट हो गया, तो ये हेल्प करते हैं हमको लाइक डायग्नोस करने में टेनिस एल्बो। सो टेनिस एल्बो को हम क्या बोलते हैं, लेटरल एपिकॉन्डाइटिस भी बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन अपना बी है। डी को आर्यन होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे रेडियल रिस्ट टेंडिनोपैथी होती है, जिसके लिए हम फ्रैंकलिनस्टीन टेस्ट कराते हैं, वो हमने एक्चुअली लाइक लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, एंड कार्पल टनस के लिए अपने हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी हम लोग जो है फैलन टेस्ट एंड लाइक टेनल साइन करते हैं, तो ये भी नहीं है, हमारा रॉन्ग आंसर है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है लाइक ये हमारा न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि इसमें कोई हम टेंडेंस का टेस्ट नहीं करते हैं। ओके, फंक्शनल एम्बुलेशन लेवल एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो फंक्शनल एम्बुलेशन लेवल कब किस लेवल पे रहेगा, कौन सी लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा 1 by 1 ऑप्शन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है C7। C7 लाइक हमारा सर्वाइकल लीजन होता है, तो जब C7 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी तो मोस्टली इसमें क्या होता है, टेट्राप्लेजिया के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सो पेशेंट जो है वो वॉक नहीं कर पाता है, लाइक उसका फंक्शनल एम्बुलेशन पे नहीं होता है, पेशेंट्स को व्हील चेयर या असिस्टेंस की नीड होती है। C7 में अपर लिम्ब फंक्शन लाइक हो सकते हैं मे बी, बट वॉकिंग नहीं पॉसिबल है, तो फंक्शनल एम्बुलेशन C7 पे नहीं होता है। T7 लाइक जो थोरेसिक एरिया, T7 थोरेसिक लीजन होता है, जिसमें कि हमारे आर्म फंक्शन जो है वो प्रिजर्व रहते हैं, बट हमारा जो ट्रंक का कंट्रोल है वो बहुत पुअर हो जाता है। पुअर ट्रंक कंट्रोल होता है, वो पेशेंट्स है वो इंडिपेंडेंटली वॉक नहीं कर सकता, एम्बुलेशन नहीं कर, उसे किसी लाइक नीड होती है किसी असिस्टेंस की। सो रेयरली, इसमें बहुत रेयर होता है T7 पे कि इसमें वॉकर की उससे हेल्प से नहीं, उसे विदाउट हैवी ब्रेस वॉकर से अगर हम उसको वॉक करा रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारे ब्रेसेस का हेल्प से ही हम उसको वॉक करा सकते हैं। तो T7 भी हमारे फंक्शनल एम्बुलेशन पेशेंट को नहीं करा सकता है, उसमें भी हमें नीड रहेगी। नेक्स्ट चीज ऑप्शन है T12 में क्या होता है, हमारे T12 लेवल पे जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो मे बी कुछ सम ट्रंक कंट्रोल हो सकता है, हिप फ्लेक्सर में भी प्रेजेंट हो सकता है, बट एम्बुलेशन जो है वो पेशेंट है वो भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा, बहुत हाई एनर्जी कॉस्ट होती है इसमें, लाइक इसमें भी असिस्टेंस की नीड होती है। इसमें भी हमें पेशेंट्स को पॉसिबिलिटी होती है कि हम एम्बुलेशंस कराते हैं तो हमें ऑर्थोसिस का नीड हो सकता है, तो T12 भी मे बी नहीं होगा इसमें। पेशेंट इंडिपेंडेंटली तो नहीं हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, बट फंक्शनल एम्बुलेशंस इस पे नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी पुअर अपना थोरेसिक कंट्रोल रहेगा एंड मे बी थोड़ा बहुत प्रिजर्व रहे, बट उतना अच्छे से पेशेंट जो है उसका लोअर लिम्ब उतना अच्छे से उसमें फंक्शनलिटी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट जो अपने पास है L1। L1 में क्या होता है एक्चुअली, इसमें L1 में हमारा हिप फ्लेक्सर है एंड सम नी जो मसल्स होती है, नी है कंट्रोलर रहेगी, कुछ हिप फ्लेक्सर एंड नी की जो मसल्स हैं वो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन की कुछ रह सकती है प्रिजर्व L1 में। सो यहाँ पे अगर हम ट्रेनिंग देते हैं ऑर्थोसिस के साथ तो पेशेंट से वो फंक्शनल एम्बुलेशन कर सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, बट थोड़ा सा इसमें भी पेशेंट्स को नीड होगी कोई असिस्टेंस की। तो बट इन अदर ऑप्शंस जो हमारे ऊपर दिए गए हैं C7, ये तो फुल हमें डिपेंडेंट ही हो जाता है
किसी दूसरे पे, क्योंकि ये टेट्राप्लेजिया का केस होता है। T7 में भी हमें नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, कोई असिस्टेंस होना चाहिए। T12 में भी होती है, बट L1 में क्या है कि हमारा अपर बॉडी है वो तो हमारी एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वो हमारे प्रिजर्व होती है। ओके, तो L1 के केस में हम थोड़ा बहुत फंक्शनल एब्लेशंस करा सकते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, मिडिल मीडिया स्टैनम कंटेन ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे बात की गई है ऑल एक्सेप्ट पूछा गया है। ओके, सो मिडिल मीडिया स्टैनम, लाइक मीडियल स्टैनम होता है वो डिवाइडेड होता है एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। ओके, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो यहाँ पे मिडिल पूछा गया है, तो यहाँ पे थोड़ा मिडिल में क्या होता है, हमारा पेरिकार्डियम होता है, हार्ट होता है, हमारा गेट जो वेजल्स है, फेरेनिक नर्व्स होती है, ये सारी जो है मिडिल स्टेनियम का पार्ट होती है। तो हमारा जो आयोर्टा है वो हमारे हार्ट का पार्ट लाइक हमारा मिडिल स्टेनम में प्रेजेंट होता है, एंड फेरेनिक नर्व भी हमारी प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी ट्रंक, लाइक पल्मोनरी ट्रंक भी है क्या कि ये हमारे राइट वेंट्रिकल से लोकेट होता है, मिडिल मीडिया स्टेनम तक आता है। तो ये भी हमारा, यहाँ पे बहुत सारी वेसल्स भी होती है, तो ये भी हमारे मीडिया स्टेनम का ही पार्ट होता है। एजिगस वेन जो है ये लाइक क्या है, ये हमारे पोस्टियरली चलाता है, लाइक ये असेंड करता है ऑन अ राइट ऑफ वर्टिबल कॉलम से, ये पोस्टियरली मीडिया स्टेनम तक चला जाता है। तो ये हमारे मीडिया स्टेनम का पार्ट नहीं है, ये हमारे पोस्टियर मीडिया स्टेनम का पार्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या है, एजिगस वेन। सो अपने पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 28, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, ये और जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे बिहाइंड टू द पेरिटोनियम्स होते हैं। ओके राइट, सो पेरिटोनियम के बिहाइंड क्या क्या होता है, हमारा पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज का हेड होता है, नेक होता है एंड बॉडी होती है, हेड, नेक एंड बॉडी। तो ये हमारे होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स। ओके, क्योंकि ये बिहाइंड टू द पेरिटोनियम होता है। अपने पास ऑप्शंस में क्या क्या है, हेड ऑफ पेनक्रियाज तो है, टेल ऑफ पेनक्रियाज दिया गया। टेल ऑफ पेनक्रियाज नहीं होता है क्योंकि ये हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इंट्रापेरिटोनियल होते हैं, नॉट अ रेट्रोपेरिटोनियल। तो सीकम जो है ये भी हमारा इंट्रापेरिटोनियल पार्ट होता है, एंड अपेंडिक्स भी है हमारा इंट्रापेरिटोनियल होता है, एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज भी हमारा इंट्रापेरिटोनियल होता है, नॉट अ रेट्रोपेरिटोनियल। ओके, तो ये तीनों क्या है, हमारे इंटरपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। सो ऑलराइट गाइस, this is covered model paper 4th. We have covered all MCQs and explained every options in detail. So hopefully clear हो गए होंगे सारे doubts. And remember this, practice make practice, जितना practice कर सके हैं, revision कर सकते हैं उतना questions revision करिएगा, क्योंकि हमें अपना पूरा फुल डेडिकेशन चाहिए एमसीआर एग्जाम सीरीज के लिए। सो नेक्स्ट वीडियोस में भी हम 5th मॉडल पेपर लेके आएंगे। सो प्लीज लास्ट के जितने मॉडल पेपर है वो कवर करते चलिए साथ के साथ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और टॉपिक यू वांट मी टू कवर, सो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। So if you have found this class helpful, so please hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe for more AIMS-CRE preparation sessions. So notifications हमारे जो है वो आप तक पहुंचते रहेंगे, तो प्लीज हिट द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली जितनी बड़ी सीरीज है वो आप तक पहुंचती रहे। सो कीप प्रैक्टिस, स्टे मोटिवेट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।